गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब कुछ मजे में बढ़िया चल रहा है आपका? ओके, सो वी हैव सम न्यू स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड विद अस, है ना? ओके, सो एवरीबॉडी इज हियर। चलिए, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास के अंदर टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास के अंदर वी आर हैविंग अ वेरी टिपिकल टॉपिक जिसके अंदर स्टूडेंट को बहुत बार गलती होती है। दैट्स व्हाट वी हैव एज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जरूरत क्या थी वो हम समझेंगे। इससे पहले आपको हमें भी देना है शेड्यूल। तो हियर वी हैव द शेड्यूल, जिसके अंदर आपको सारे के सारी क्लासेस के बारे में पता चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी क्लासेस किस किस दिन किस किस टाइम पर हो रही है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर नजर आ रही हैं। लाइक कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। मंजू यादव पूछ रही है, एक क्वेश्चन बताओ। सर बेटा, बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन बताओ, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसे हम वर्नर हाइजेनबर्ग और एयरविन श्रोडिंगर की बात करते हैं, जहां पे हम ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के ड्रॉबैक्स की। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल? आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज, बिल्कुल आवाज आ रही है बेटा। आप कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वैष्णवी, चेक करो बेटा। गूगल मीट में वॉइस नहीं आ रही? एक मिनट। आई होप अब आ रही है। ओके ओके ओके। ये यहाँ पे थोड़ी सी जरा गड़बड़ हो गई थी, हमने यहाँ पर इसकी सेटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एक मिनट, इसकी फिर से सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। नाउ वॉइस इज देयर, गूगल मीट पर भी वॉइस आ रही है। चलिए, अब हम देखते हैं व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्राइडे की क्विज। अभी देखते हैं बेटा क्या होता है, फ्राइडे की क्विज कैसी होती है, मेंटी होती है। Priya Sekar, we can teach in English and we have all the notes in English, but the problem is there are so many students who don't understand English very well. So we have to use Hindi plus English, which we call as a new language called English. तो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट में एन ऊपर आता है या जेड? रेडियस में एन ऊपर आता है बेटा, एन स्क्वायर बाय जेड होता है। मंजू यादव, कल का सेशन देख लीजिए, कल के सेशन के अंदर पूरा का पूरा डिटेल्ड है। तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द बोहर्स मॉडल। बोहर्स के मॉडल के काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है। अब सबसे पहली बात, तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि बोहर की जो थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। इन सिस्टम्स की खास बात ये होती है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है सिर्फ उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो वहां पर एनर्जी टाइम पर भी डिपेंड करेगी। और टाइम पे कैसे डिपेंड करती है, यह भी आपका सवाल हो सकता है कि सर एक बात बताओ, एनर्जी टाइम पर कैसे डिपेंड कर सकती है? ठीक है। अगर मान लीजिए दो चार्जेस पड़े हुए हैं, तो दो चार्जेस के अंदर टाइम से एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी? अलग हम अलग अलग टाइम पे मेजर करेंगे तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? अभी तक तो आपने फिजिक्स में ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैं बताता हूं कैसे चेंज होगा। लेट अस से एक गार्डन की एक बेंच पर आप बैठे हुए हैं।
ठीक है। यू आर सिटिंग ऑन अ गार्डन बेंच। देखो मेरी ड्राइंग बहुत ही वाहियात है, तो प्लीज ड्राइंग के बारे में कमेंट मत मारना। ठीक है। लेट अस सी कि आप एक गार्डन की बेंच पर बैठे हुए हैं एंड वी आर मेजरिंग योर कंफर्ट। ठीक है। अब कंफर्ट आपकी इस पोजीशन पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा कि आप किस कंफर्टेबली बैठे हैं या नहीं बैठे, बट दिस कंफर्ट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम। किस समय बैठे हैं, दिन का कौन सा समय है, कौन सा मौसम है। क्लियर। इट डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन एज वेल एज ऑन टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा आपका कंफर्ट लेवल चेंज होता चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा बढ़ेगा या घटेगा, मैं कह रहा हूं चेंज होता चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, देन इन दैट केस इसकी जो एनर्जी है वो इसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी। मतलब कि ये जैसे जैसे घूमता जाएगा इसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा और इसकी एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन अगर इसके पास पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो रिलेटिव टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलती चली जाएगी। और जैसे जैसे इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलती चली जाएगी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन चेंज होता चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बदल जाएगी। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर? दैट the energy of the multi-electron system not only depends on the position of the electron, it also depends on the time of measurement. Is this clear? कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम? तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द प्रॉब्लम। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बोहर का ये जो ड्रॉबैक था वो आज का ड्रॉबैक भी है। आज के जो भी हम सिस्टम की बात करते हैं वहां पे अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अप्रोक्सीमेशन है, वो एग्जैक्ट नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एग्जैक्टली अभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। चलो, तो ये हमारे पास पहला ड्रॉबैक आ गया बोहर का। दूसरे ड्रॉबैक की बात करते हैं, और ये ड्रॉबैक अक्सर बुक्स में नहीं बताया जाता। मैं आपको सिर्फ मेंशन कर रहा हूं इस ड्रॉबैक के बारे में, ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोटोप्स ऑल्सो इज डिफरेंट। अब बोहर के मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोटोप शुड बी सेम, क्योंकि वहां पे तो हम न्यूक्लियस का चार्ज लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास लेके चल रहे हैं। तो फिर ये एनर्जी और रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑल्सो इज डिफरेंट। ठीक है। अब उसका रीजन क्या होता है? ठीक है। उसका रीजन यहां पर हमारे पास ये आ जाता है कि हम जब इलेक्ट्रॉन का मास यूज कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का मास नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस्ड मास यूज करना पड़ता है। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है? रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। वेयर m1 इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। m2 इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। अब जैसे जैसे मास ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ता चला जाएगा, रिड्यूस्ड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। और जहां कहीं भी जिस किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर मास आ जाएगा वहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब कि रेडियस बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, रिडबर्ग कांस्टेंट बदल जाएगा, वेलोसिटी सेम रहेगी उसके अंदर क्योंकि मास नहीं आता। ये बात समझ में आई आप सबको? जिसने भी लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। ये कंसेप्ट आपके लिए अलग है, ये आपका एनसीईआरटी में कभी पहले दे रखा था। पुरानी एनसीईआरटी में रिड्यूस मास का कंसेप्ट दे रखा था, लेकिन नई एनसीईआरटी में रिड्यूस मास का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। इज दिस ओके? तो रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यहां पर आपको यूज करना पड़ जाता है। क्लियर? द स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोटोप्स इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट। ठीक है। ये रहा रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां पर?
चलिए, अब हमारे पास एक वर्ड आ जाता है जिसे हम कहते हैं आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। आइसोटोप इफेक्ट का मतलब क्या है? कभी आपने ये सोचा है कि हाइड्रोजन, प्रोटियम और ड्यूट्रियम की केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है? ड्यूट्रियम इज स्लाइटली लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्रोटियम। क्यों? क्योंकि यहां पर एक आइसोटोप इफेक्ट हो जाता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज आइसोटोप इफेक्ट, द डिफरेंस इन द केमिकल and physical properties of the compounds due to the presence of different isotopes in them for the same element is termed as isotope effect। ठीक है। और ये जो आइसोटोप इफेक्ट की हम बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में क्यों सबसे ज्यादा डोमिनेंट है? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर, आइसोटोप्स के अंदर, जब हम मास का फर्क करते हैं तो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। प्रोटियम से ड्यूट्रियम सीधा सीधा डबल मास का है भाई, ट्रिटियम ट्रिपल मास का हो जाता है। तो आइसोटोप इफेक्ट हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा डोमिनेंटली ऑब्जर्व होता है, और यही रीजन है कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप के नाम अलग अलग हो जाते हैं। वरना एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स के नाम अलग अलग क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। आयशा रेगुलेशन कह रही सर, आई हैव अंडरस्टैंडिंग इशू। अंडरस्टैंडिंग इशू, इशू का क्या मतलब? व्हाई इज इट इशू? यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ में आता है, बट व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग एन इशू? कुछ प्रॉब्लम? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मुझसे, मैं बता दूंगा। ठीक है। सुरेश भुआ, why don't you simply ask it? Whatever I am saying is written on the sheet as well. Don't say so many, please, because there are so many people who are not from Tamil Nadu. Okay. If you are from Tamil Nadu and want to understand in English, I'm going to explain it in English. And it is written in English, not a problem. Don't say that don't speak Hindi. Better say speak English as well. Okay? Don't you think it's quite selfish to say that you have to speak only in English? अगर वहां पे जितने लोग हिंदी मीडियम के हैं वो चिल्लाना शुरू करें, सर स्पीक ओनली इन हिंदी, सिर्फ हिंदी में वार्तालाप कीजिए, केवल हिंदी में पढ़ाइए, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। लेट इट बी इंग्लिश बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गोना अंडरस्टैंड इट। ओके? Suresh Bhuva, if you want to understand, you want to ask any question, ask it. I'm going to explain it in English, not a problem. ठीक है? Is this clear? खुशी बेटा, इंस्टाग्राम पे मैं नहीं बताऊंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा, या फिर आप यहां पे पूछ लीजिए, गूगल मीट पे पूछ लीजिए, मैं यहीं पे बता दूंगा, उसमें दिक्कत क्या है? ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज आइसोटोप इफेक्ट। अब इसके बाद एक और टर्म आती है, देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड फाइनर स्पेक्ट्रा, सूक्ष्म स्पेक्ट्रा। ठीक है। अब जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया गया था बहुत ही फाइन हाई रेजोल्यूशन में, तब ऑब्जर्व किया गया देन द ईच लाइन बहुत सारी क्लोजली स्पेस लाइन, मतलब कि जैसे उसको रिजॉल्व किया गया, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान से देखा गया, तो पता चला बहुत सारी लाइंस कन्वर्ट हो गई। अब दिस इज वॉज कॉल्ड द फाइनर स्पेक्ट्रा। अब फाइनर स्पेक्ट्रा के लिए समरफील्ड ने एक एक्सटेंशन दिया। ही सेड दैट ऑर्बिटल्स कैन बी एलिप्टिकल। ये देखो, दिस इज समथिंग कॉल्ड द फाइनर स्पेक्ट्रा, मतलब कि सिंगल लाइंस आल्सो स्प्लिट अपार्ट इनटू मल्टीपल लाइंस। ठीक है? इज दिस क्लियर? ओके, दैट्स व्हाट वी हैव एज द फाइनर स्पेक्ट्रा। अब इसके बाद हमारे पास एक और इफेक्ट आया जिसे हमने देखा, व्हेन द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, but when the electric or magnetic field was applied on the discharge tube, it was found that the lines split further. ठीक है? This is what we have as the Zeeman effect. Forget it, Sunanjan Mukherjee. The Sommerfield extension is not in your course. It was just a mention
कि Sommerfeld suggested that it's not necessary that all the orbitals need to be circular, they may be elliptical as well. So that was the extension, Sommerfeld extension. Now we have something called the Zeeman effect. Zeeman effect क्या है? Zeeman effect is the splitting of the lines of the spectra under the influence of magnetic field. उसे कहा गया Zeeman effect. Is it clear? स्टार्क इफेक्ट इसका अगला वाला है आकाश पटवा. ठीक है. ओके. दीक्षा बेटा ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी से ही हैं, डोंट वरी. हाइजेनबर्ग इसके बाद आएगा बेटा. So that's what we have as the Zeeman effect. Now we have the Stark effect. Stark effect और Zeeman effect में एक फर्क है, वो ये that in case of Stark effect we have electric field instead of magnetic field. Okay? It is called the splitting of the lines under the influence of the electric field is termed as the Stark effect. कोई कंफ्यूजन? बट जिसने लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए. Okay. So if the hydrogen atom in the ground state is 0.53 angstrom, the radius of Ki plus 2 ion, Ki plus 2 ion, Li plus 2 ion होगा ना. सॉल्व क्या करना है बेटा? सॉल्व तो हो गया. एटम नंबर 3 ना. क्वेश्चन ठीक से भेजो खुशी. क्वेश्चन आप गलत भेज रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा. थर्ड स्टेट की बात कर रहे हो, कौन सी स्टेट की बात कर रहे हो? ठीक है. अब इसे भी इलेप्टिकल ऑर्बिटल मान के ही एक्सप्लेन किया गया था. अब आ जाते हैं हम डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन पर. ठीक है. इंफ्रारेड बेटा, लाइमन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, उसके अलावा जितनी भी है वो सारी इंफ्रारेड में है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन. अब बहुत मजेदार सी इक्वेशन है. डी ब्रॉगली व्हाट ही डिड वाज ही एक्चुअली मर्ज्ड टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस को मर्ज कर दिया. व्हाट ही डिड, चलो बात करते हैं डी ब्रॉगली ने क्या किया. देयर इज एन इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड द प्लैंक्स इक्वेशन. ठीक है. Planck's equation says E is equal to h nu, where h is the Planck's constant, nu is the frequency. That's the Planck's equation. Okay. We can write it as E is equal to hc by lambda because nu is equal to c by lambda. Okay. According to that, lambda is equal to, or I should say E की वैल्यू हमारे पास आ गई hc by lambda. No confusions, no problems. ठीक है. That's Planck's equation. And E is what? E is equal to total energy of photon. ठीक है. E is the total energy of the photon. रिफ्रेश कर लो बेटा, जेकब अगर मेरे वीडियो और ऑडियो में लैग आ रहा है तो. ठीक है. ओके. फिर हमारे पास एक इक्वेशन है आइंस्टाइन्स इक्वेशन. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह कि आइंस्टाइन की इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर नहीं है. आइंस्टाइन की इक्वेशन अलग है. आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल टू अंडर रूट m नॉट स्क्वायर c रेज टू पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर. ठीक है. और यहां पे m नॉट क्या है? m नॉट इज कॉल्ड द रेस्ट मास. अब रेस्ट मास क्या चीज है? इट इज द मास ऑफ एन अ पार्टिकल व्हेन इट इज रेस्ट और इट इज मूविंग एट अ स्पीड मच लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट. तब हम उसे कहते हैं रेस्ट मास. ठीक है. आकाश पाटवा बेटा, चैप्टर 1 में नॉर्मेलिटी और एन फैक्टर एनसीईआरटी में है भी नहीं, और हमने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, हमें उसको एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी. जब जरूरत पड़ेगी हम कर लेंगे. ठीक है ना.
और एन फैक्टर करने का मतलब तब होता है जब आपने रिडॉक्स चैप्टर भी कर लिया हो। अभी रिडॉक्स चैप्टर हमने नहीं किया, तो इसलिए एन फैक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन है? अब यहां पर व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोन, अच्छा पी क्या है? पी इज इक्वल टू मोमेंटम। ओके। एंड सी क्या है? सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो एम नॉट फॉर फोटोन इज जीरो। तो एम नॉट फॉर फोटोन इज जीरो। ठीक है। So what we find is that E for photon is equal to under root of P square C square, and that's equal to PC. कोई confusion? Now this is the total energy of the photon according to Einstein. ठीक है. And this is the total energy of photon according to Planck. दोनों ही total energy of photon है, तो दोनों equal भी होने चाहिए. So what we do is हम दोनों equations को equate कर देते हैं. What we get is E according to Planck is equal to E according to Einstein. That means hc by lambda is equal to pc. C is velocity of light, C is velocity of light. Let's cancel it out. And we get lambda is equal to h by p. ये पूरा का पूरा derivation आपके सामने है. Do you find any kind of confusion in this derivation or in any kind of error? प्रिया क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? सारा का सारा डेरिवेशन तो आपके सामने, इसमें से कौन सी लाइन एक्सप्लेन करनी है वो बताओ. हाँ तीर्थराज मुखर्जी, पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा. एम नॉट फॉर फोटोन, एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन. फोटोन रेस्ट पर नहीं आता. अगर रेस्ट पे आएगा तो वो कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है ना फोटोन. तो एम नॉट फॉर फोटोन इज जीरो. यस, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट. एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन से? जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो. ओके. नाउ कम्स डी ब्रॉगली. व्हाट डी ब्रॉगली सेड? प्रिया कौन सी इक्वेशन दोबारा बतानी है बेटा? ये देखो दोनों इक्वेशन ये रही ऊपर. ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारे पास यहां है. देखो कहां फंसे हो. What is the momentum of photon? Momentum of photon is E by C. P of photon is energy of the photon by velocity of light. फोटोन का मोमेंटम आप mv से नहीं निकाल सकते. Is it clear? लेकिन de Broglie said that this is a universal equation which is valid for photon as well as the material particle. Condition is that material particle should be moving near the speed of light. ठीक है, so that their relativistic part is significant. Please remember, ये जो अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला पार्ट है ना, दिस इज नॉट द मास पार्ट, दिस इज रिलेटिविस्टिक. आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है ये. इज इट क्लियर? दिस इज रिलेटिविस्टिक पार्ट. कैन यू प्लीज शो स्लोप फॉर लैम्डा एंड पी?
आकाश बेटा यहां पे सीधा सीधा आपके पास रिलेशन आ रहा है, लैम्डा का इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो x y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ नहीं बना सकते आप? एंड व्हाई आर यू आस्किंग मैथमेटिक्स फ्रॉम मी? ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ De Broglie said that this is valid for h by mv also, remembering that v is similar to speed of light, यानी कंपेरेबल। सिमिलर भी नहीं बोलना चाहिए, कंपेरेबल। मतलब कि एटलीस्ट 1% द स्पीड ऑफ लाइट तो हो, 1%, 10%, 90% द स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता जाएगा रिलेटिविस्टिक पार्ट, उतना ज्यादा होता चला जाएगा। So to observe the wavelength, you have to have the velocity similar to the speed of light. Milendra, no, the theory of relativity is not in your course. Clear? अब ये थी de Broglie's equation. And what's the problem with these de Broglie equation? The problem is, according to this, a particle fast enough becomes a wave. ठीक है, अब एक बात ध्यान से अपने दिमाग में डालो, बहुत ध्यान से सुनो। If you know English and you learn Hindi, does it mean you forget English? ठीक है, you were born a boy or a girl, you took admission in a school, you become student, do you cease to be a boy or a girl? You are married, you became parents, do you cease to be a boy or a girl? No, you get one more characteristic in addition to what you are. बिल्कुल उसी तरीके से जब एक पार्टिकल एक सफिशिएंट हाई स्पीड पे चल रहा होता तो वो अपनी पार्टिकल नेचर नहीं खो देता, इट गेट्स द वेव नेचर एज वेल। एक बात आइंस्टाइन इक्वेशन में चेक करो, आइंस्टाइन इक्वेशन के अंदर m नॉट सी रेज टू पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये पार्ट कम नहीं हो रहा है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो दिस पार्ट इज इंक्रीजिंग। So when the speed of the particle increases, it gets a relativistic part as well without leaving the wave particle, the particle nature. ये बात समझ में आई? मैं जानता हूं ये जो चैप्टर है ना, ये वाला जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर मैं तुम्हें ढंग से पढ़ाऊं और पूरी तरीके से सारी की सारी चीजें पढ़ाऊं तो तुम्हें एक बात रियलाइज हो जाएगी, फैक्ट्स फैक्ट्स आर समथिंग विच यू कैनॉट इवन इमेजिन। आपका इमेजिनेशन लॉजिकल होता है, फैक्ट्स लॉजिकल नहीं होते। दिस चैप्टर इज बियॉन्ड एनी ऑफ योर लॉजिक्स, दिमाग से ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, सो व्हाट वी फाइंड इज कि अगर हाथी बहुत तेज जा रहा है तो हाथी का अगर साइज इतना है, वैसे इतना नहीं होता, हाथी के जितना होता है, तो वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ना उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप पिन पॉइंट ही नहीं कर पाओगे, अब वो पूरा एक रीजन में स्प्रेड हो जाएगा जैसे एक वेव स्प्रेड होता है। हाथी को कुछ नहीं पता चलेगा, बाहर से देखने वाले को पता चलेगा। ठीक है, इस यूनिवर्स में देयर आर कंप्लीट गैलेक्सीज विच शो दिस प्रॉपर्टी। समझ में आई बात?
तो 1924 में डी ब्रॉगली ने ये एक बोल्ड हाइपोथेसिस दिया दैट मैटर शुड आल्सो पोजेस डुअल नेचर। ठीक है। अब फालतू के रीजन थे, फिलोसफिकल रीजन था डी ब्रॉगली का, व्हाई ही थॉट अबाउट इट, दैट वाज फिलोसफिकल। द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। एंड नेचर लव सिमेट्री। तो इफ द रेडिएशन हैज गॉट ड्यूअल नेचर देन मैटर शुड आल्सो पोजेस ड्यूअल नेचर। फालतू की बकवास है, बिल्कुल बकवास है। ठीक है। Thus, according to de Broglie, a wave is associated with every moving particle. Associated with every moving particle. These waves are called de Broglie waves or matter waves. Clear? De Broglie wave इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल अलग है। So that is the derivation which we have, जो अभी अभी हमने किया है। Yes, Milendra, it retains the particle nature. ठीक है। That is the derivation. This is the de Broglie's relation. अब डी ब्रॉगली तो ये कहते हैं कि हाथी की वेवलेंथ होती है। ठीक है। अब देयर द साइंटिस्ट हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब यहां पे हमारे पास E इज इक्वल टू H/mv है। एक सिंपल सी बात है, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आकाश पाटवा, एक बड़ी मजेदार सी बात है, बहुत मजेदार सी बात है। ये रीजन बकवास है, प्योर बकवास। ठीक है। एक फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है, और फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं। ठीक है। हम एक बात बोलते हैं ना, फिजिकल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। सुना है तुमने? फिजिकल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, है ना? सुना है? पांचवी क्लास के बच्चे को कहा जाता है फिजिकल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। और पेपर अगर फाड़ते हो तो इज इट अ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस? अगर पेपर फाड़ दिया जाए तो इज इट अ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस? फिजिकल। वो पेपर वापस जोड़ के दिखाओ, रिवर्स करके दिखाओ। एक चौक तोड़ दी, उसे जोड़ के दिखाओ। व्हाई नॉट पॉसिबल? फिजिकल प्रोसेस है, पॉसिबल होना चाहिए। अप्लाई एनी मीन्स, आकाश पाटवा, एनी मीन्स यू लाइक। Will you be able to join them? Will you be able to make the paper whole? अरे अलोन छोड़ो यार, कुछ भी करो। Why? Why can't you do it? Reason. Why can't you do it? रीजन बताओ, रीजन। ऐसा क्यों नहीं होता? यहां पे 12th स्टूडेंट बैठे हैं, 12th पास स्टूडेंट बैठे हैं, रिपीटर्स बैठे हैं। मुझे बताओ, एक पेपर फाड़ने के बाद दोबारा क्यों नहीं जुड़ता? पेपर, चौक, पत्थर, कोई भी चीज, ग्लास टूटने के बाद वापस क्यों नहीं जुड़ता? पेपर है लेकिन चेंज तो दिख रहा है ना मुझे। दैट फिफ्थ क्लास स्टूडेंट टेल्स यू कि फिजिकल प्रोसेस आपने बोला है कि फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, पेपर का फटना फिजिकल प्रोसेस है, रिवर्स करके दिखाओ। कैन यू डू इट? बोलो। और अगर नहीं होता, नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, क्यों नहीं होता? रीजन, रीजन, रीजन। एक वर्ड का रीजन है।
Growing of baby is a chemical process, Jacquas. Growing of baby is absolutely chemical process. Exception, लॉज में एक्सेप्शन नहीं होता बेटा. एक्सेप्शन, फिर तो चौक का टूटना भी एक्सेप्शन है, ग्लास का टूटना भी एक्सेप्शन, किसी भी चीज का टूटना एक्सेप्शन है, बाल का कटना भी एक्सेप्शन है. ये ये ऊपर गया, ये वापस नीचे आया, ये भी एक्सेप्शन है. कौन सा एक्सेप्शन नहीं है? सच्चाई बताऊं, जो भी प्रोसेस कभी भी होता है ना, कोई भी चीज दुनिया में जो होती है वो इरिवर्सिबल है. रिवर्सिबल चीज कभी होती ही नहीं है. फिजिकल, केमिकल, डैम इट, एनी प्रोसेस. रीजन, वाटर तो नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे कि फिजिकल चेंजेस, वाटर को इवापोरेट करके वापस कंडेंस कर दो, उसके अंदर जो एनर्जी है वो कहां गई? वो वापस पकड़ के ले आओगे? नहीं आएगी. द वर्ड इज एंट्रोपी. एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एंट्रोपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड. और जब आपने पेपर को फाड़ा था, आपने उसको डिसऑर्डर कर दिया, और वो डिसऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. डिसऑर्डर कैन बी क्रिएटेड but it cannot be destroyed. Things can be broken but cannot be joined. मिलेंद्र, समझ में आ गया एंट्रोपी? एंट्रोपी का यह मतलब होता है. अब उस 5वीं क्लास के बच्चे को कैसे समझाओगे? त्रिशा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर बाद में कुछ बोलना मुझे. आपको बचपन में एंट्रोपी नहीं समझाई जाती बेटा. और जब एंट्रोपी नहीं समझाती, मैजिक क्या है? मैजिक को एक लाइन में बोला जा सकता है, एक वर्ड में बोला जा सकता है. एनीथिंग विच इज रिवर्सिंग एंट्रोपी इज मैजिक. बात खत्म. समझे? कहीं पर भी अगर कोई ये कहता है ना कि हम एंट्रोपी को रिवर्स कर रहे हैं, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हो ही नहीं सकता. अगर कोई एंट्रोपी को रिवर्स कर सकता है, दैट इज मैजिक. मंजू यादव, मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता. और जहां तक मुझे बुढ़ा कहने का सवाल है, तो बेटा सारे बाल तो सफेद मैंने ही कर रखे हैं. मैं खुद उनको काला नहीं करता, तो कोई बुढ़ा कहता तो आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. दे आर एक्नॉलेजिंग माई एक्सपीरियंस. ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट. अब ये जो बात है, किसी ने मुझसे कहा कि क्या सर डी ब्रॉगली के रीजंस को किसी ने माना? क्या आप 5वीं क्लास के बच्चे को रीजन को मानोगे? नहीं मानोगे ना. लेकिन बच्चा जिद करेगा, वो सही है, एक्सप्लेन आप कर नहीं सकते, बिकॉज आप पेपर जोड़ नहीं सकते. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन. इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. एंट्रोपी बढ़ती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इट्स अ फैक्ट. बिल्कुल उसी तरीके से जब डी ब्रॉगली ने ऐसे रीजन देना शुरू किया, तो लोगों ने एक बात कही, and that what they said was, de Broglie, what you do is you measure the wavelength of anything which is known to be a particle and we will accept your theory. मतलब कि आप एक पार्टिकल की वेवलेंथ मेजर करके दिखा दो ना, या एक पार्टिकल को दिखा दो कि वो वेव की तरह बिहेव करता है, हम मान लेंगे. अगर नहीं दिखा सकते तो चुप हो जाना, क्योंकि देन दैट्स अ फैक्ट. ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि पार्टिकल वेव नहीं बन सकता. ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. लेकिन पार्टिकल वेव बनता है, ये तो दिखा सकते हो. ये दिखा दो, हम मान लेंगे. डी ब्रॉगली रिप्लाइड, आई एम अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट. मैं थ्योरी में डील करता हूं, मैं प्रैक्टिस में डील नहीं करता, मैं एक्सपेरिमेंट में डील नहीं करता. जो एक्सपेरिमेंट में डील करते हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल वेदर अ पार्टिकल कैन बिकम अ वेव और नॉट. नाउ द पीपल हु आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, दे थॉट कि ओके, प्रूव या डिसप्रूव, दोनों ही केस में उनका तो फायदा है ना. They will be able to prove or disprove a theory, which was, ध्यान रखना, de Broglie himself didn't do it. De Broglie took Planck's equation, Einstein's equation and joined them. अगर तुम ये कहते हो कि ये नहीं हो सकता, तो यू आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग नॉट डी ब्रॉगली बट प्लैंक एंड आइंस्टाइन. डी ब्रॉगली बहुत इंटेलिजेंट था. ठीक है?
प्रणाली शर्मा, फिजिकल प्रोसेस में केमिकल चेंजेस नहीं होते। इरिवर्सिबल क्यों चिपका रहे हो उसके साथ? रिवर्सिबल क्यों चिपका रहे हो उसके साथ? व्हाई डू यू टॉक अबाउट दोज वर्ड्स? उतना बोलो ना जितना आपको पता है, फालतू की चीजें बोलोगे तो एक्सेप्शन आएंगी। ठीक है। एक तीर से दो निशाने नहीं बेटा, निशाना लगना है एक, जहां लग जाएगा वही निशाना है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन जो मर्जी आए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसको प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो व्यक्ति आया, और एक बात का ध्यान रखना, फास्टर द पार्टिकल मूव्स, स्मॉलर इज द वेव लेंथ एंड मोर इज द वेव कैरेक्टर। लेस नहीं, इरिवर्सिबल बेटा खुशी। नहीं सॉरी क्यों प्रणाली, आपने तो बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डू वी स्टडी फिजिकल प्रोसेस। भाई वो फिजिकल प्रोसेस है, उसको जबरदस्ती रिवर्सिबल वर्ड क्यों लिखते हो? मत लिखो ना रिवर्सिबल, फिजिकल प्रोसेस तो है, कहां दिक्कत है? ठीक है। Faster the particle moves, smaller its de Broglie wavelength and more is its wave character. ठीक है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का चार्ज और नेचर से कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है। इसको छोड़ो, इस कहानी को। ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब ये होगा कि हम कभी भी किसी भी सिस्टम को, कोई भी जो प्रोसेस हुआ है, वो उसको एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर वापस नहीं ला सकते जिससे हमने स्टार्ट किया था। वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम। ठीक है। राजपूत जी बेटा रेजोल्यूशन चेंज करो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। गूगल मीट पर भी क्लियर दिखाई दे रहा है, यूट्यूब पर भी क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए क्लियरिटी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नाउ, तो ये हमारे पास आ गया। अब बोहर की थ्योरी को डी ब्रॉगली की इक्वेशन ने डिस्प्रूव कर दिया, क्योंकि बोहर की पूरी थ्योरी इस बात पर डिपेंडेंट है दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। ठीक है। अब इसके बाद जो व्यक्ति जिस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, दे वर कॉल्ड डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर। तो डेविसन एंड जर्मर डिड एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। दे अलाउड द इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू मेटल क्रिस्टल। क्रिस्टल के थ्रू उन्होंने मूव करने की कोशिश की। भाई ऐसा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन शो करता है, डिफ्रैक्शन इज अ वेव प्रॉपर्टी। क्लियर। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन शो कर दिया, देन इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। अगर डिफ्रैक्शन शो नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। एंड इफ इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन, तो इट विल फॉलो द ब्रैग्स इक्वेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये ब्रैग्स इक्वेशन है, जिसमें n इज द ऑर्डर ऑफ, कुछ लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, स्लिट विथ जिसे बोला जाता है, एंड थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है। ये मेजरेबल है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ये मेजरेबल है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। लैम्डा और डी में से अगर आपको एक पता है तो दूसरा पता चल जाएगा। सो व्हाट दे डिड वाज, पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन से डी निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। अब वहां पे होगा यह कि अगर इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर शो की तो वेवलेंथ भी दिखाई दे जाएगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं
डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। ठीक है। और हुआ ये कि जब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया, दे फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन shows diffraction and its wavelength is very similar, experimental error की वजह से, to the wavelength calculated by the simple equation given by de Broglie. डी ब्रॉगली की इक्वेशन कितनी सिंपल सी है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं, कोई पाई थीटा लैम्डा कुछ भी नहीं है ना उसमें, कोई ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, बात खत्म। दैट सिंप्लिसिटी वाज द प्रॉब्लम। फिर हर किसी साइंटिस्ट को यह मानना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। और साथ ही साथ जब बाद में जब ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, देन इट वाज प्रूव्ड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इवन अल्फा पार्टिकल्स, और यहां तक कि बकमिनिस्टर फुलरेन C60 was also shown to have the wave character experimentally। और ये दिक्कत होती है जब कोई चीज एक्सपेरिमेंटली दिखाई देने लगती है ना, तो फिर उसके बारे में कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं रह जाता। समझ में आ रहा है कुछ? वैसे ये समझने वाली चीज नहीं है, तो सिर्फ हिस्ट्री है। ये वाली हिस्ट्री, ऐसा भी होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वॉज अ वेव। आकाश पाटवा, ना एवरीथिंग इज अ वेव नहीं है, everything has a wave character as well। It is something like बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन कुछ ना कुछ बुराई उनमें भी है, समझे? So that was de Broglie's equation and Davison and Germer experiment। तुम्हें पता है 1937 का फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला था C.J. डेविसन और G.P. थॉमसन को। एक बड़ी मजेदार सी बात है, वन थॉमसन got the Nobel Prize to prove electron is a particle। जे जे थॉमसन ने नोबेल प्राइज लिया था ना ये प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन वाज अ पार्टिकल। उसने ई बाय एम रेशियो निकाला था, चार्ज टू मास रेशियो, कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन टू बी अ पार्टिकल। और ये जीपी थॉमसन है जिसने ये प्रूव कर दिया इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, यानी कि जे जे थॉमसन से बिल्कुल उल्टा। तुम्हें पता है जे जे थॉमसन और जीपी थॉमसन का क्या रिलेशन है? जीपी थॉमसन वॉज सन ऑफ जे जे थॉमसन। बाप ने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन वॉज अ वेव, बेटे ने प्रूव कर दिया, बाप ने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, बेटे ने प्रूव कर दिया इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हुए नोबेल प्राइज फॉर द इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखा। ठीक है? हाँ मिलेंद्र, हाँ है नहीं, हाँ। So we are going to talk about the dual nature of electron। Electron has a particle nature। कैसे है particle nature? It has mass, kinetic energy। It was proved by cathode ray experiment। इसके अंदर mass है, kinetic energy है, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया था ना। एंड देन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट ने बताया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ मास हो गया इलेक्ट्रॉन का। और जब इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन को स्ट्राइक करता है तो वो एक स्पॉट क्रिएट करता है, वेव रीजन क्रिएट करता। ठीक है, कोई दिक्कत? Let's talk about the quantum mechanical model। Let's see whether we have certain animations or not। एक मिनट। तो चलिए हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन की बात करें। एटोमाइजर इज जस्ट अ स्प्रे नहीं होता, एटोमाइजर इज द ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस विच क्रिएट्स द स्प्रे।
एटोमाइजर का एक्सपेरिमेंट फिर रह गया। करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 10 raised to the minus 14 मीटर। टेक द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 10 raised to the minus 30 kg। कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। आपके पास सीधे सीधे फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। अब एक बात का ध्यान रखना कि मिनिमम वेलोसिटी के लिए लैम्डा मैक्सिमम होगा, ठीक है। फॉर मिनिमम वी, लैम्डा इज मैक्सिमम, ठीक है। और जो मैक्सिमम लैम्डा है वो उस स्पेस से बड़ा नहीं हो सकता जिसमें वो है, और वो स्पेस क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होगा? तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 10 raised to the minus 14 मीटर। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, आंसर बताइए। हाँ, ऑर्बिट और ऑर्बिटल डिफरेंट है बेटा। हाँ भाई, आंसर दो इसका जल्दी से। 10 raised to the minus 14 is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34। मैं ऐसा यूनिट्स यूज कर रहा हूं सारे। m की वैल्यू हमारे पास है 10 raised to the power minus 30 मल्टीप्लाइड बाय v। तो v हमें निकालना है। तो v would be equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 divided by 10 raised to power minus 30 into 10 raised to power minus 14, ठीक है। So that would be equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 plus 30 plus 14 is equal to 6.626 into 10 raised to power कितना? 10 meters per second। किसी को कोई दिक्कत? स्वांशम बेटा 10 raised to power 28 कैसे आ गया? खुशी 10 raised to power 30 कहां से ले आए आप? खतरनाक। ऐसे खतरनाक आंसर कैसे ले आए आप? यारा सीली सीली, बेटा सीली सीली, यारा सीली सीली, गलती क्वेश्चन में करना। किस बात का कंफ्यूजन खुशी? सॉल्व तो किया है सामने, देखो। क्या एक्सप्लेन करना बताओ, कौन से कंफ्यूजन है यहाँ पे? सारी की सारी वैल्यूज तो दे रखी हैं आपको। 10 के पावर में ही तो डिफरेंस है, और है कहां? भैया यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज हमने सीधे सीधा ले ली ना। हमने इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो 9.1 इंटू 10 माइनस 31 की जगह 10 माइनस 30 ले लिया। ठीक है। अब एक बात देखो, नहीं, फॉर एवरी क्वेश्चन की बात नहीं है, लेकिन 9.1 इंटू 10 माइनस 9.1 इंटू 10 माइनस 31 और 10 में क्या फर्क है? 9% का। डजेंट मेक अ डिफरेंस यार। 10% तक चल जाता है। इजी था ना। डिफिकल्ट पार्ट अब आएगा, और डिफिकल्ट पार्ट ये है, दिस वैल्यू इज नियरली 200 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। 200 टाइम्स c।
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, इसका सीधा सीधा मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता. De Broglie was the first person to suggest that electron can not exist in the nucleus. समझे? अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं हो सकता, तो उसका आंसर यहां से आएगा. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी 200 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट. अनदर क्वेश्चन ये रहा चेतराम, सॉल्व करो. सो मच क्लाइमैक्स. मिलेंद्र कौन सा क्लाइमैक्स हो गया? खुशी, मिस्टेक को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने फोटो भेजो कान पकड़ के लिखने की. प्रिया यादव ने भेज दी है मुझे, बाकी कौन भेजेगा? आज रात क्वेश्चन में मेंटी नहीं होगा बेटा. वी आर डूइंग द सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. आपको डर नहीं है ना सिली मिस्टेक करने का? अगर सिली मिस्टेक कर देंगे तो क्या होगा? कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा. पहले बच्चे सिली मिस्टेक करने से क्यों डरते थे? क्योंकि अगर सिली मिस्टेक करते तो टीचर खाल उधड़ देते थे. उनको सिली मिस्टेक से डर नहीं लगता था, उनको अपने मार्क्स की चिंता नहीं होती थी, उनको डर लगता था मार से. आज क्यों डर लगेगा तुम्हें सिली मिस्टेक से? आंसर निकालो इसका. चेतराम, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, एसआई यूनिट्स में लाए आप, यूनिट्स का चेंज किया नहीं किया? भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. ठीक है. लैम्डा इज इक्वल टू h 6.626 इंटू 10 raised to power -34 डिवाइडेड बाय m. m कितना है? 10 ग्राम्स. 10 इंटू 10 raised to power -3 किलोग्राम, ये जूल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 10 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 इंटू 10 raised to power 3 मीटर्स पर सेकेंड. समझे? इसे और इसे काट दो. 10 और 10 100 हो गया, ऊपर जाके ये -36 हो जाएगा. तो द आंसर इज गोइंग टू बी 6.626 इंटू 10 raised to power -36 मीटर. ये वेवलेंथ मेजर ही नहीं हो सकती. वैसे भी जब मूव करिए 10 किलोमीटर पर सेकेंड तो उसके अंदर कोई वेव कैरेक्टर है ही नहीं. बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए हमने कर लिया. कोई दिक्कत? चेतराम, व्हाई डू यू थिंक ऐसे होती है सिली मिस्टेक? यहां पे 10 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ, आप 10 किलोमीटर पर आवर सुन रहे हो, क्यों भाई? फिर कहोगे सर एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और. इसमें गलती होगी, अगली बार नहीं होगी, फिर अगली बार करेंगे. तुम्हें क्या लगता है हर बार क्वेश्चन में सेम दूंगा? चलो इसे सॉल्व कर लो. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट. रुद्र शर्मा, कुछ पूछना चाहते हो? बोलो. प्रिया यादव बेटा, ये पनिशमेंट जो मानेगा वो आगे से सिली मिस्टेक नहीं करेगा. आपने ये पनिशमेंट मानी, अब आपकी सिली मिस्टेक नहीं होंगी, क्योंकि आपको डर है. उनको डर नहीं है भाई. इट इज ऑल इंपॉर्टेंट इज वेदर दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर और नॉट. इज बिकमिंग डॉक्टर ग्रेटर देन देयर ईगो? चॉइस इज देयर्स, है ना? अब मैं तो किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता ना. मैं कोई जबरदस्ती तो किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता ना. ठीक है.
सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 53 फर्मी। सुमित रॉय, फर्मी का मतलब पता है तुम्हें? फर्मी इज 10⁻⁻15 बेटा। lambda is equal to फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास h/m की वैल्यू हम फिर से 10⁻30 ले लेते हैं। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो lambda would be equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 divided by 10 raised to power minus 30 into 2.18 into 10 raised to power 6. Payadav, you can become a doctor, but you need to solve more questions. करो सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और मेहनत करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2.18 को हम सीधा सीधा यहां से हटा के इसको 3 कर देते हैं ना। ठीक है, 10⁻30, 10⁻6, 10⁻24, that comes out to be 10 raised to power minus 10 meters, and that's 1 angstrom. अगर आपको याद हो तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 या 529 एंगस्ट्रॉम। अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे, ये एग्जैक्ट 1.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स द डायामीटर। नहीं 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 नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना, वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन। तो अगर अलग अलग एटम के अलग अलग ऑर्बिट की बात करेंगे तो जेड और एन चेंज हो जाएगा ना। जेड और एन 1 लोगे तब वो हाइड्रोजन की बात होती है। ये वेलोसिटी कैसे ले, हमने बोहर्स की थ्योरी से ली है वेलोसिटी। सुरंजन, 2.18 बोहर की थ्योरी से आया था, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन वी नॉट। ये फॉर्मूला हमारे पास है ना, वी नॉट की वैल्यू है। ओके, तो देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब एक बड़ी मजेदार सी बात है, जब कोई लोग किसी को फॉलो करने लगते हैं तो उनके लिए चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि बोहर को छोड़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है, बहुत लोग बोहर को फॉलो कर रहे थे, बोहर को फॉलो कर रहे थे। अब डी ब्रॉगली ने कह दिया बोहर गलत है। तब लोगों ने सोचा क्या हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन से बोहर की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और बड़ा मजा सा काम किया उन्होंने। व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने कहा कि अगर वेव एग्जिस्ट कर रहा है क्लोज्ड पाथ में, उन्होंने ये माना कि इलेक्ट्रॉन अभी भी सर्कुलर ऑर्बिट में ही है। ओके, एंड इट इज मूविंग एज अ स्टैंडिंग वेव। द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एज अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब ये होता है कि वहां पर उसकी नोड्स फिक्स्ड होती है। वेव के बारे में आपको पता है, जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव के अंदर हमारे पास ये आता है ऐसे। इसे कहते हैं नोड। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ नोड। स्टैंडिंग वेव का मतलब ये होता है कि नोड रिमेन फिक्स्ड। पोजीशन
of nodes does not change. ठीक है भाई, हम सिर्फ वेव की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एज अ स्टैंडिंग वेव। तो अगर हम इसके स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं, बीइंग अ स्टैंडिंग वेव, तो यहां पर ये ऐसे जाएगा। दिस विल बी द स्टैंडिंग वेव। ठीक है, विच साइंटिस्ट रिसर्च ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर? डी ब्रॉगली, डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, so that was the de Broglie's equation। अब यहां पर हमने देखा स्टैंडिंग वेव अगर हैं, then in that case the entire path should be an integral multiple of wavelength। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा n lambda is equal to 2 pi r। n lambda is equal to 2 pi r। क्लियर? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड है। अब उन्होंने क्या किया, लैम्डा को डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से डाल दिया। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv डाल दिया, n h बाय mv इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया, nh बाय 2 पाई इज इक्वल टू mvr। लेकिन यहां पे एक एजम्पशन है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स एंड n also is equal to position of orbit। मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव है, सेकंड ऑर्बिट में दो वेव है, थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव है। इस तरीके ये एक एजम्पशन ले लिया गया। अब वो एजम्पशन का क्या रीजन था वो कुछ नहीं है, बस ले लिया गया। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग डेरिवेशन। ठीक है, n is an integer which is considered to be the orbit number। दिस इज अ रॉन्ग डेरिवेशन, लेकिन इस क्वेश्चन से, डेरिवेशन से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करें। Calculate the wavelength of an electron in the third orbit of an element if the radius of the first orbit is x। सुरंजन बेटा डायरेक्टली अप्लाई कर दो न्यूमेरिकल्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों को दिक्कत होती है डायरेक्टली अप्लाई करने में। वो कहते हैं सर ये कहां से आ गया, तो मैंने बता दिया। हाँ भाई, सॉल्व करो इसे। Calculate the wavelength of an electron in the third orbit of an element if the radius of the first orbit is x। लाइक कर देना जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। लाइक इट, लाइक इट, लाइक इट। चलिए सॉल्व करें। According to Bohr's equation, radius of the electron in the nth orbit is Rn is equal to n square by r naught। Rn, अब देखो x की वैल्यू r नॉट बाय z है,
फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू 1 ले लेंगे तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज n स्क्वायर एक्स। थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे 3 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? और अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 6 पाई एक्स आ जाती है। 6 पाई एक्स। आर नॉट की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं बेटा, हमें एक्स के टर्म्स में आंसर देना है। और वैसे भी आपको एलिमेंट में जेड की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे आंसर? कौन सा एलिमेंट है, कहां पता है हमें? कहीं कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। Velocity of light is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. So 1% of c will be equal to 3 into 10 raised to power 6 meters per second. सॉल्व कर दो। m की वैल्यू फिर से 10 raised to power minus 30 किलोग्राम पर ले लीजिएगा। h is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. Lambda is equal to h by mv. आंसर दो भाई, सारा का सारा इक्वेशन मैंने लिख दी, सॉल्व करके आंसर दो। और जिसने भी लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो। Solve it, solve it. 2.208 into 10 raised to power minus 10 approx, यानी कि नियर अबाउट 2.2 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? ग्रेट। वी आर गोइंग टू डू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टुमारो। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। We are gonna meet at 8 o'clock with the questions of solution chapter. Is it clear? Bye bye, take care.